बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 4,896 मरीज। तहकीक शुदा केसेस की तादाद 89,000 से तजावुज़ कर गई। हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ स्टैंड कर रहा है। अमरीका में सयाफाम शहरी की हलाकत पर होने वाला एहतजाज तहरीक में तब्दील। अमरीका में नस्ली मुनाफरत के खिलाफ एहतजाज, 10,000 से जायद अफराद गिरफ्तार। और जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत जारी रही। हम बात करेंगे कानूनी नुक्ता नज़र की। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 89,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मजमूई तौर पर अगर हम बात की जाए तो वो भी 1,500 से तजावुज़ कर गई हैं। हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो पा रहा है। और लॉकडाउन के हवाले से जो बात की जा रही है, अब हुकूमत ये कहती नजर आ रही है कि अगर अवाम जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही तो स्मार्ट लॉकडाउन में भी सख्ती आ सकती है। दूसरी तरफ पंजाब में आज पार्क्स खोलने की इजाजत भी दे दी गई। लोग हमें नजर नहीं आ रहे एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए। इंटरनेशनली सिचुएशन बिगड़ रही है, पाकिस्तान में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती जा रही है और सिंध में केसेस की तादाद ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद उससे भी ज्यादा है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो कोरोना केसेस की तादाद आज के दिन में है वो 1667 केसेस सामने आए हैं और 15 से ज्यादा अमवात हुई हैं एक दिन में। और इसी तरह से पंजाब में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 356 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना का एक और केस सामने आ गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात के रोज़ की अगर बात की जाए, गुज़िश्ता रोज़ की, तो 21 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए, जिसके बाद सूबे में हलाकतों की तादाद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 521 हो गई है। डॉक्टर्स हजरात, सीनियर डॉक्टर्स जो थे वो हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, तशवीशनाक होती जा रही है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब डॉक्टर्स की तरफ से उस तरह से नैरेटिव सामने नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, इसलिए डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर काम तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह से सामने आकर बता नहीं रहे कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। और अब फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तादाद डॉक्टर्स की भी बढ़ती जा रही है जो कि कोरोना की वजह से अपने जान की बाजी हार रहे हैं। एक ये एंगल हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर वैक्सीन तैयार नहीं होती और यकीनी तौर पर यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो तब तक क्या सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। और खास तौर पर जिन दवाइयों की बात की जा रही थी, रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन के हवाले से कहा जा रहा था, क्या ये अद्वियात अब उस तरह से मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर रही, जो हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है, केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, इस वजह से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, या कोरोना फैल इतनी तेजी से रहा है कि केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। कहा यह जा रहा था कि जून के पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में इस दरमियान में कोरोना पीक पर होगा। क्या हम पीक को टच कर चुके हैं या पीक को क्रॉस कर चुके हैं या अभी हम पीक पर पहुंचे ही नहीं हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह कि पीक का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से रोज़ लगभग 5,000 के करीब केसेस रोज़ाना डिटेक्ट हो रहे हैं और अगर हम देखें, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी तादाद बढ़ गई है केसेस के टेस्ट करने की, तो उन टेस्ट्स के अंदर से तकरीबन अब 25% तक जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। ये चीज़ तो इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि ये अभी ट्रजेक्ट्री जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेफिनेटली जून में तो अभी ये पीक की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि जून ही पूरा हमारा पीक में गुजर जाए और जुलाई में जाके ये कहीं जाके ये अपनी चोटी को पहुंचता है और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये स्लो हो। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा है कि हो सकता है कि जुलाई का पूरा महीना भी इसमें गुजर जाए। तो ये एक एस्टिमेट्स हैं, लेकिन जब तक जो हमारे इजाफी रोज़ाना केसेस हैं और उसके अलावा जो हम टेस्ट कर रहे हैं उनके अंदर से पॉजिटिव केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उस वक्त तक तो यही लग रहा है कि ये बढ़ते ही जाएंगे केसेस। और जो शुरू में ख्याल था कि शायद यहाँ पर ये थम गया है, वो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ नज़र आ रहा हो। तो डॉक्टर साहब, जो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, 89,000 से तजावुज़ कर गई है, ये तस्दीक शुदा केसेस हैं, तो क्या ये तमाम तर वो लोग हैं जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिए और उनके क्वारंटीन कर दिया गया या घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है? कैटेगराइज किस तरह से किया जा रहा है? और क्या कोरोना फैल ही इतनी तेज़ी से रहा है कि लोगों में सिम्टम्स हैं और नहीं भी उसके बावजूद उनको कोरोना हो रहा है? देखिए, मेरे अपने चूँकि लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो उसमें सारे लोग नहीं हैं जो पॉजिटिव होने के बाद हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। बहुत से लोग चूँकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत से लोगों को घरों में जो
इस तरह के तासुरात होते हैं, उनके कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो अपने टेस्ट जो हैं निजी लेबॉर्ट्री से करवा लेते हैं और वो घरों में अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, पढ़े लिखे कम से कम लोग। कुछ लोग हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स की तरफ जाते हैं या रुझान करते हैं, उस तरफ को रुजू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल घरों में रुक रहे हैं क्योंकि कुछ एक फियर फैक्टर पहले की जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से एक फियर फैक्टर सा बन गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कतरा रहे हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में। इसका नतीजा ये आ रहा है कि जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उनके केसेस काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, उनकी सिचुएशन वर्स हो चुकी होती है, या उनके जो अगर उनकी शुरू के जो इलामात हैं उनमें से अगर कोई बड़ी उम्र के लोग हैं या उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उनकी जब तशवीशनाक हालत होती है तब वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो किस किस एज के लोग ज़्यादा हैं? पहले ये कहा जाता था कि नौजवान लोग उतने मुतासिर नहीं होते जितना जो एजड लोग हैं मुतासिर होते हैं, तो अभी किस एज गैप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त के जो आदाद शुमार हैं जो कि को हमारी जो नेशनल उसकी वेबसाइट है हुकूमत की, उसके ऊपर भी डिटेल्स में आते हैं, उसमें मेजॉरिटी लोग तो यंगस्टर्स ही हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे पूरे मुल्क की जो डेमोग्राफिक्स हैं उसके अंदर जो बूढ़े लोग हैं 55 से ऊपर वो सिर्फ 11% के करीब हैं। तो इसका मतलब कि जो ज़्यादा लोग जो इस वक्त जिनको बीमारी लग रही है वो यंगस्टर्स हैं, बूढ़े लोग हैं ही कम मिन हैसुल कौम। लेकिन इसके बरक्स जो डेथ्स हैं उनका तनासब अगर हम देखें तो वो फिर 70% से ज़्यादा जो है वो बूढ़े लोगों में। इसी वजह से हमारे मुल्क की जो शरह है बनिस्बत यूरोप या अमेरिका के, वो डेफिनेटली कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि चूँकि हमारे बूढ़े लोग कम हैं और वो कम मुतासिर होते हैं और हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो वो कदरे बेहतर तरीके से इसका मुकाबला करने में कामयाब होते हैं और हील हो जाते हैं। तो उस लिहाज से ये जो मिथ है या ये जो खाम ख्याली थी कि यंगस्टर्स को ये नहीं लगता, इवन बच्चों को नहीं लगता, ये भी देखने में आया कि बच्चों में भी ये चीज़ जो है छोटे बच्चों में और भी और और आ एक रही और है। चीज़ भी थी कि जिस तरह से मौसम तब्दील होगा, जब गर्मी ज़्यादा आ जाएगी तब भी कोरोना दम तोड़ जाएगा, वो भी नहीं, मिथ खत्म हो गई है। नहीं, वो थी ही मिथ पहले दिन से। वो एक ये सब चीज़ें डिनायल्स थी। असल में जितने भी अक़वाम दुनिया में हैं उनको बीमारी जब वहाँ पे फैली है तो ये तमाम इसी किस्म के जो मराहिल हैं उनसे गुजरे हैं, जिसमें डिनायल्स थे, जिसमें उनका ख्याल था कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, यहाँ का मौसम डिफरेंट है, इस तरह के मजाक थे कि ये तो फ्लू है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ वो बीमारी सख्त होती गई, वहाँ पे तादाद बढ़ती गई या अमवात बढ़ती गई, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये जो उनकी जो शुरू की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सही नहीं थी। तो अगर सूरत हाल डॉक्टर शमाल साहब बढ़ जाती है, इसी तरह से सिचुएशन जिस तरह से वर्स्ट हो रही है, आप भी बात करें कि जुलाई भी हो सकता है इसी तरह से गुजर जाए, लॉकडाउन की तो हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, तो क्या फिर मास्क और सैनिटाइजर ही वाहिद हल है? इसी इसी के थ्रू ही बचा जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, अब इस वक्त तो चूंकि अब 90% तो कुछ दिन रोज़ पहले तक कह रहे थे, अब ये ज़ाहिरी बात है जब इतना ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन है, इसको रोकने के लिए अब बेसिकली हमने फायर फाइटिंग करनी है। सो इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है, सब लोग मास्क पहने। जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसको सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं, जिन जगहों पे कोई क्लस्टर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ निकल रही हैं या आइडेंटिफाई हो रही हैं, उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ करें, जिससे हुकूमत कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पे आप सुन रहे हैं किसी सेक्टर को बंद किया जा रहा है, किसी इलाके को बंद किया जा रहा है कि वहाँ कुछ लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाए। इस तरह की कुछ जो हैं वो स्ट्रैटेजीज चलेंगी। लॉकडाउन पूरा अगर नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और फिर ट्रीटमेंट की तरफ अब ज़्यादा रुझान होगा। हुकूमत के बहुत ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर्स और बेड्स हैं जो कि खाली हैं, जो कि एनडीएमए और मुख्तलिफ जो एनसीओसी है वो बताते भी रहते हैं मिनिस्टर्स। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उन बेड्स की तरफ तो या उन सेंटर्स की तरफ तो नहीं जा रहे। वो कहाँ जा रहे हैं? वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो लेट प्रेजेंट कर रहे हैं जब वो सीरियस हो रहे हैं, या वो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर ओवर रन हो रहे हैं क्योंकि वो थे ही पहले से ही कम। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बहुत जल्द जो हुकूमत और जो इंतज़ामिया है वो उन क्वारंटीन सेंटर्स को तब्दील करे, क्योंकि माइल्ड वालों को तो रखना आइसोलेशन अब यही होना चाहिए कि वो अपने घरों में आइसोलेट हों, लेकिन जब वो मॉडरेट की तरफ कन्वर्ट हों, जहाँ ज़्यादा उनको रखने की ज़रूरत है, दवाई देने की ज़रूरत है, इलाज देने की ज़रूरत है, तब उनको उन क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर वो तमाम इंतजामात के साथ वहाँ पर शिफ्ट किया जाए।
तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एज अ डॉक्टर? जो पॉलिसीज ला रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन नरम किया जा रहा है, पार्क्स भी खोलने की इजाज़त दे दी गई पंजाब में, लाहौर में, और साथ ही साथ जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर कारोबार भी खुल रहे हैं, तो आप ये हुकूमत की पॉलिसीज को एज अ डॉक्टर किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा होना चाहिए या कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां रख लेनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से लॉकडाउन का तो लफ्ज़ अब निकाल देना चाहिए अपनी इस डिक्शनरी से। स्मार्ट का खाली रहने दें कि स्मार्टली ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब आई थिंक स्मार्टली हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं और उसका मेरे अंदाजे के मुताबिक अब इस वक्त सिर्फ हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब इस वक्त जो आपका सवाल है कि हुकूमत मिस क्या कर रही है, तो हुकूमत ये कर रही है क्योंकि लोग जो हैं वो, अगर आप देखें, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे पब्लिक फैसिलिटीज़ को। तो हुकूमत को ज़रूरत है कि एक तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करें। उसके लिए मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। जो कम्युनिकेशन का जो एक बहुत बड़ा कह लें कि खला आ रहा है, उसको ऊपर करने के लिए कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपने साथ मुंसलिक किया जाए। अभी उसके अंदर एक खला है, यानी आमतौर पे इस वक्त अगर किसी बंदे को, किसी फैमिली को अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो वो एक सवालिया निशान होता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ और मैं कब जाऊँ, कब फैसला करूँ कि मुझे जाना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बड़ी केओटिक और कंफ्यूज किस्म की जिसे कहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन बन रही है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ, खतर, परेशानी वो बढ़ती जा रही है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले सीनियर डॉक्टर्स ने सिंध में भी, पंजाब में भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बाकायदा तौर पर आवाम को आगाह किया, क्योंकि अभी भी आवाम के अंदर एक ये तासुर जा रहा है जी सिर्फ वुज़रा आकर ये बात कर देते हैं, मुआवने खुसूसी बराए सेहत दीगर वुज़रा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिचुएशन बता देते हैं। हम डॉक्टर से सुनना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। अब डॉक्टर्स उस तरह से फ्रंट लाइन पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर यह नैरेटिव उस तरह से सामने नहीं आ रहा। डॉक्टर्स की खामोशी की आपके नज़दीक क्या वजह है? कि हुकूमत ने कॉपरेट नहीं किया ये, या कुछ और वजह है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अंडरस्टूड यही है कि उन्होंने पहले बहुत इसके बारे में बात की, प्रोटेक्टिव गियर की बात की, इंतजामात की कमी की बात की, लेकिन उनकी बात इतनी सुनी नहीं गई। और अब आप देख रहे हैं कि उनकी अमवात, अगर हम बाकी दुनिया में देखें, यूरोप में और जगहों पे जहां बहुत ज़्यादा केसेस थे, डेथ्स थी, वहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो मजमूई तौर पे डेथ्स हैं हमारे मुल्क में, उसके मुकाबले में शरह के लिहाज से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। और मजीद उनमें से बहुत से लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं या सीरियस हैं, हजारों के अंदर हैं। तो अब आई थिंक कि वो सब लोग जुट गए हैं इस वक्त तो ट्रीटमेंट करने के लिए। आज की जो सुबह तक की जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें पब्लिक के भी जो हॉस्पिटल्स कम से कम इन दो शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, वो इस वक्त फुल हैं। प्राइवेट तो मैं खुद पर्सनली लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, कल मैं 4 लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे एक भी बेड नहीं मिला। इसी तरीके से और भी जो सेंटर्स हैं कराची में, लाहौर में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रहे हैं क्योंकि केसेस की तादाद बढ़ रही है। सही। और डॉक्टर साहब, हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम तो पहले ही फ्रेजाइल था, और साथ ही साथ जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है? रेमडेसिविर और क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई और मेडिसिन भी अभी मुतारिफ करवा दी गई हैं? देखें, इस वक्त जो रेमडेसिविर है उसकी सीरल कंपनी की जो है वो इंपोर्ट जो है वो सबसे पहले आ रही है। इसी तरीके से फिरोजसन्स एक कंपनी है, वो भी इंपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिलियाड जिसने मैन्युफैक्चर किया है यूएस से। तो ये आएंगी और जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। एक इंटरल्यूकिन 6 का एंटेगनिस्ट है जो एक नई दवाई है, उसको भी ट्रायल्स के तौर पे महंगा इंजेक्शन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हालिया हम सब ने सुना कि उसकी जो ट्रायल्स थी उसके बारे में एक तशवीश पाई गई थी, उसको दोबारा से अब लैंसेट जो है उन्होंने उसको, या जो वो रिसर्च थी उसको उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया है और अब दोबारा से उसको इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मिली है। तो इन तमाम दवाइयों की मौजूदगी में कुछ ना कुछ लोगों को इलाज मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़्यादा सीरियस लोग हैं उनके लिए सबसे अहम और कारगर चीज़ जो है वो कन्वालेसेंट प्लाज्मा है, जो इस वक्त कोशिश की जा रही है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग हुकूमत के ज़ेर साया हैं, इस वक्त इलाज ले रहे हैं किसी भी फैसिलिटी में, उनसे वो कमिटमेंट लें कि जैसे ही वो अपना टर्म पूरा कर लेते हैं, कुछ दिन, कुछ अयाम होते हैं बीमारी के ठीक होने के बाद, जब उनके अंदर कंप्लीटली वो जिसे कहते हैं कुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है, कि फिर वो वापस आके अपना ब्लड और प्लाज्मा दें ताकि वो दूसरे लोगों की जानें बचाने में कामयाब हो। ये सबसे बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव जो इस वक्त जो तदबीर है ये उसमें से एक है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और तफसील से बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, इस वजह से भी केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना फैल भी उसी तेज़ी से रहा है। लोग एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर रहे हैं और एक जो मिथ थी कि नौजवान नस्ल इससे मुतासर नहीं होती, ज़्यादा जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद बढ़ रही है उसमें ज़्यादातर नौजवान लोग ही हैं, तो एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ दी जा रही हैं, पॉलिसीज़ में स्मार्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लॉकडाउन अब कहीं नज़र नहीं आ रहा, स्मार्टली इससे निपटने की ज़रूरत है। हेल्थ सिस्टम हमारा पहले ही फ्रेजाइल था, लेकिन इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। तो मेन थिंग इज़ कि आपको एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ तो दुनिया कोरोना से लड़ रही है और अमरीका में केसेस की तादाद बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ अमरीका में ही जो नस्ली तासुब बढ़ता जा रहा है, इससे अमरीका को कितना नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनली किस तरह से सिचुएशन जा रही है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अमेरिका जो कि सुपर पावर होने का दावेदार है और नस्ली तासुब से पाक होने का दावा करता है, उसी अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते रियासत मिनीसोटा के शहर मिनापोलिस में पुलिस के हाथों एक स्याह-फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं और नस्ली तासुब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का इमेज खराब होता जा रहा है और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कई बार मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी गई है, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबड़ की गोलियां भी बरसाई हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई ने आज मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने के साथ साथ ये भी कहा कि इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन एहलकार मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका जो कि दुनिया भर में यह बात करता है कि कहीं पर भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, अकलियतों के साथ सलूक जो नारवा सलूक रवा रखा जाता है उस हवाले से आवाज़ उठाता है, लेकिन अब अमेरिका के अंदर इस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये अमेरिका में नस्ली तासुब की तारीख नई नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आते रहे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो जो वाकयात होते रहे उसके बाद क्या नताइज सामने आ सके। आज भी यहाँ तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी यह कहा जा रहा है कि जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान हमेशा से आवाज़ बुलंद करता रहा है कि खासतौर पर भारत में जो मकबूजा कश्मीर में अकलियतों के साथ सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पूरे भारत में जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उस पर अमेरिका नहीं बोलता। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब अमेरिका के अंदर ही ये सारी सिचुएशन चल रही है, तो फिर चाहे भारत हो या पूरी दुनिया में जहां भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो क्या अमेरिका बोलेगा? अमेरिका के अंदर जो नस्ली तासुब बढ़ता जा रहा है, आलमी सतह पर इसके क्या असरात मुरतब होने, और अगर ये सूरत हाल, ये एहतजाज इसी तरह से शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो आगे जाकर क्या सिचुएशन हो सकती है? साबिक सिफारतकार आसिफ दुरानी साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, अमेरिका जो दुनिया भर में अकलियतों के साथ नारवा सलूक पर बात करता है, इंसानी हुकूक पर बात करता है, अब अमेरिका में ये सब हो रहा है, तो ये अमेरिका का दोहरा मयार है? नहीं, मेरे ख्याल में ये इट्स एन एबरेशन। नॉर्मली तो वहाँ रहा है, लेकिन सटल फॉर्म में रहा है, प्रोनाउंस में नहीं था। अगरचे ब्लैक मूवमेंट जो है अर्ली 60s की, उसने जो है अमेरिका को जो है बहरहाल झंझोड़ा था और उसके बाद से जो है हालात बेहतर हुए थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से उनके जो है 3 इश्यूज हैं जो उनके खिलाफ है, उसको वो टैकल करने में नाकाम रहे हैं। तो उसने जो है लोगों में एक है जो है अनरेस्ट पैदा किया है। सेकंड जो है वहाँ इसी नतीजे में जो है इकोनॉमिक सूरत हाल जो स्लो डाउन हुआ है, उसका अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हुआ है। और तीसरी चीज़ जो है वो यही है बदनज़मी कि उन्होंने जिस तरह से अपने बारे में जो आरा खड़ा कर दिया है, तो उसमें ये एक बात सामने आ रही है कि वो वाइट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ये इम्प्रेशन जो है वो अब जो अमेरिकन मुबसर हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा ये जो 3 फैक्टर्स मैंने गिनवाए हैं, कोविड-19 पेंडेमिक और बुरी इक्तिसादी सूरत हाल और माल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके जो है नेगेटिव असरात उन पे पड़ेंगे। तो ये एक क्यूमुलेटिव वो जो मैं आपको बता सकता हूँ जो ग्लोबल पिक्चर है।
और इसका नतीजा ये निकला है, ब्लैक को पुलिस ने मारा। उसके नतीजे में इस वक्त ये हुआ कि एकदम से ये हंगामे जो है वो पूरे स्टेट्स में, ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स में फैल गए। और ये पेंट अप फीलिंग्स हैं लोगों की, कि वो जो है हालात से तंग आ चुके हैं। इस वक्त एस्टिमेट ये है कि तकरीबन अमेरिका के अंदर जो है कोई जो है वो रिडंडेंसीज हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जी सही। तो आपके आपके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह ये जो 3 फैक्टर आपने भी गिनवाए और उसके साथ साथ वहां पर लोगों को जिस तरह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और कोविड के केसेस भी वहां पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ट्रंप को इस हवाले से क्या पॉलिसी लेनी चाहिए? तो आगे जाके इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो इसका ट्रंप को नुकसान नहीं होगा? जी, बिल्कुल नुकसान होगा। ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये एक्चुअली उनके खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है आलमी स्टेज पे भी जिस तरह से वो चाइना के को उन्होंने बैकफायर कर गया। और जैसे मैंने कहा, ये जिस पैंडेमिक को, खुद अमेरिका इस वक्त दुनिया में नंबर 1 कंट्री है जिसमें जिस बदनज़मी की वजह से ये जो पैंडेमिक है फैल गया। और मोर देन 100,000, 1 लाख लोग तो मर चुके हैं, और तकरीबन कोई 2 मिलियन लोग जो है वो मुतासर हैं तो आसिफ साहब, इसका, कैजुअलिटीज का। नस्ली नस्ली तासुब को स्पेसिफिकली लेकर जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है, वाइट्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ब्लैक्स के साथ जिस तरह का सलूक रखा जा रहा है, क्या अमेरिका को अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसी इस हवाले से तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, ये तो अब ये है कि मकाफात अमल हैं। अमेरिका चैंपियन बने ह्यूमन राइट्स के। अगरचे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बजाते खुद जो है वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका ने जो है डेमोक्रेसी के लिए जो है कॉजेस को दुनिया में प्रमोट किया, ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में कॉजेस को प्रमोट किया। लेकिन अब ये खबर भी है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग आ जाते हैं जिसके नतीजे में फिर हालात बिगड़ने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रंप भी उस कैटेगरी में शामिल हैं जिनकी वजह से अमेरिका के अपने दाखिली हालात भी ख़राब हो रहे हैं, और अमेरिका के जो खारजी ताल्लुकात हैं उन पे भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ ज़ाहिर है वो इस वक्त भी नंबर 1 सुपर पावर है मिलिट्री टर्म्स में, और इवन इकोनॉमिक टर्म्स में भी जो है नंबर 1 सुपर पावर है। बावजूद इसके कि इकोनॉमिक स्ट्रेंस हैं, बावजूद इसके कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और बावजूद इसके कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल जो इनबिल्ट सिस्टम है डेमोक्रेटिक, वो मेरे ख्याल में इसको लुक आफ्टर कर लेगा। जी सही। तो आसिफ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं? जब किसी मुल्क में नस्ली तासुब बढ़ता है, और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो बाकायदा तौर पर सुपर पावर है, जिसके हवाले से कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के इस हवाले से कुछ कवानीन हैं? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, यकीनन उस पे ये सामने आएगा, और ये रिपोर्ट भी हुआ होगा। और इसमें अमेरिका जो ने दुनिया में अपने जो है दोस्त के अलावा उन्होंने दुश्मन भी काफ़ी बनाए हुए हैं। तो इसलिए वो ममालिक जो देखेंगे है, तो वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यकीनन उन्होंने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है ह्यूमन राइट्स की वजह से। तो इसलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त जो ग्लोबल सूरत हाल, इसमें अमेरिका ने चाइना के साथ जिस तरह से एक सर्द जंग का आगाज कर दिया है, उसके भी बड़े मन डिवाइड सामने नजर आ रहा है। कोल्ड वॉर अगरचे अर्ली 90s में ख़त्म हो गई, लेकिन अब वो जिसे थुसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग पावर जो अमेरिका थी उसको चाइना से अब थ्रेट होने लगा है। तो लिहाजा वो इस ट्रैप में आने लगा है, और इसके यकीनन अमेरिका के अंदर एक फिर चेंज आया, और नवंबर के इंतखाबात में फिर जो है वो एक सैनिटी प्रिवेल करे, और फिर लोग जो है मिस्टर ट्रंप से निजात हासिल कर सकें।
तो आसिफ जी साहब, ट्रंप को अंदरूनी तौर पर तो इसकी वजह से हजीमत का सामना है। अंदरूनी तौर पर जिस तरह से इंतखाबात होने वाले हैं उस पर भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिकली भी अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। बैरूनी तौर पर अगर बात की जाए तो बैरूनी तौर पर अमेरिका को, ट्रंप के इमेज को कितना ज्यादा मुतासिर कर रहा है ये सब कुछ? उनका इमेज तो ऑलरेडी इंटरनेशनली तो खासा डैमेज हो चुका है, और उस मामले में तो काफी लतीफे भी बन चुके हैं, तो हम डेली बेसिस पे वो देखते हैं, तो जाहिर है। सही। तो आसिफ साहब, क्या जी यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान ने यह बात की है कि भारत जब मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाता है, भारत जो पूरे भारत के अंदर अकलियतों के साथ जो सलूक रख रहा है, अमेरिका उस पर बात नहीं करता, क्या यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ही नस्ली तासुब को इस तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है? तो वो किस बुनियाद पर पाकिस्तान का साथ दे और भारत के हवाले से भी बात करे? क्या यही वजह थी कि भारत मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करता था, अमेरिका भारत में जो मजालिम हो रहे थे उनके खिलाफ? देखिए, अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो वो इसलिए दोनों पार्टीज को एक तरह से इस बात पे जो है बात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और ये इसी पार्टनरशिप का नतीजा है कि जिसकी वजह से अमेरिका जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में खामोश है। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ही ने जो है सालिसी का रोल जो कि भारत ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और भारत 2005 से जो है काफ़ी करीब आ चुके हैं, और उनके दरमियान जो ट्रेड जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से मिलिट्री टू मिलिट्री जो उनका कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इंडिया जो है तमाम चीज़ें अमेरिका को ज़बानबंदी के लिए काफ़ी हैं। वो अमेरिका जो है अपने इक़्तिसादी मफादात भी देख रहा है, और अमेरिका ये भी समझता है कि इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस वक़्त जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, उसके पैसिफिक अलायंस कहलाता था। इसको इंडो पैसिफिक इसीलिए कि इंडिया के जो है उनको ईगो को मसाज किया जाए और उनको अपने जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें लाया जाए। तो ये इसलिए अमेरिका खामोश है कश्मीर में जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स के तो फिर यह समझा जाए कि भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है इस सारी सिचुएशन में? जी बिल्कुल हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे नज़दीक तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मीडिएशन का रोल है, मुझे तो वो भी मसनूई लगता है। मुझे अमेरिका की सिंसेरिटी कश्मीर के मामले है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो आसिफ साहब, ये पहली बार ये वाकया नहीं हुआ है। अमेरिका में एक तारीख है बाकायदा तौर पर जिस तरह से नस्ली तासुब वहाँ पर बढ़ता गया और फिर जिस तरह के वाकयात हुए, जो पहले वाकयात हुए थे उनके कुछ नताइज निकल सके, अभी जो वाकया हुआ है इसके कुछ नताइज निकल सकेंगे, या इसी तरह से एहतजाज मुजाहरे और चलते रहेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला भी दब जाएगा? देखिए, ये एक ब्लैक्स एंड वाइट्स के दरमियान जो ट्रिप रही है, आपको पता है अमेरिका सबसे बड़ा जो है गढ़ होता था गुलामों का की ट्रेड का, और उसके बाकायदा लाइसेंसेस इशू हुआ करते थे। तो इस वक्त जो ब्लैक्स हैं एक्चुअली वो नेशन है जो इस वक्त है, लेकिन उन्होंने अपने हकूक के लिए जो है जद्दोजहद की। और अगर आप इवन 60s तक में जो डिस्क्रिमिनेशन था, इवन ब्लैक्स जो है वो बाज़ों का तो किसी पब में या बार में या क्लब में नहीं जा सकते थे, इट वाज वाइट ओनली। उसके बाद ये भी था कि था, तो बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन थी, उनको जो है स्कूल्स में दाखिले नहीं मिलते थे, तो लिहाजा समाजी और इक्तिसादी लिहाज से ब्लैक्स जो है वो पीछे रह गए। और इसमें जो अमेरिकन रूलर्स हैं, जो अमेरिकन सिस्टम था, उसका बड़ा दखल था। अब ये भी तारीख का ही जबर था, क्योंकि जब आप आज से 100 साल आज जो हम बैठ के डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 100 साल पहले डेमोक्रेसी का वो तस्वर नहीं था, और अमेरिका मेरे ख्याल में उसी का विक्टिम भी था और उसका जो है कल्प्रिट भी था। तो एट ए टाइम वो विक्टिम भी रहा है और कल्प्रिट भी रहा है, तो ये उनके सिस्टम का हिस्सा था। जी
बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब, आपके वक्त का साबिक सफ़ीर हैं और नस्ली तासुब जो परवान चढ़ रहा है अमेरिका में उस पर तफसील से बात कर रहे थे और उनके मुताबिक अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है और सदर ट्रंप का आलमी सतह पर इंटरनेशनली तो पहले ही इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह से वो जारहाना पॉलिसीज़ रखते हैं, जिस तरह से दीगर ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी ट्रंप को इसका नुकसान हो रहा है। आगे जाके इंतखाबात होने वाले हैं और ट्रंप को इसमें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये तनाज़ात, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, एहतजाज जो है परवान चढ़ रहा है, वहाँ पर लोग बेरोज़गार हो गए, इकनॉमिकली अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है, कोविड की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मजमूई तौर पर अमेरिका को इसका नुकसान है और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप को इसका नुकसान है। अमेरिका जो कि हमेशा से इंसानी हुकूक की बात करता है, हमेशा से नस्ली तासुब को ख़त्म करने की बात करता है, तो जो भारत के हवाले से हम बात करते हैं कि भारत में अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जाता है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है, उस पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। तो 2005 के बाद से भारत और अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर रहे हैं और कहीं ना कहीं आसिफ दुरानी साहब के मुताबिक भारत को इसकी पुश्तपनाही हासिल भी है अमेरिका को इस सारी सिचुएशन में। इस वजह से अमेरिका आवाज़ बुलंद नहीं करता और अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके कवानीन इस हवाले से हैं भी, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना है कि अमेरिका के लिए ये सिचुएशन कितनी नुकसानदेह हो सकती है। वाक़तन ये मुजाहरे, ये एहतजाज इसी तरह से प्रिवेल करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ट्रंप को इसका मजमूई तौर पर नुकसान ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में कानूनी तौर पर किस तरह से सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की और वफाक की जानिब से बतौर वकील साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम, वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलाका बुखारी केस की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जजेस के रिमार्क्स भी सामने आए। साबिक वफाकी वजीर फरोग नसीम ने जो दलाइल दिए वफाक की जानिब से बतौर वकील पेश होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने एतराज उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह वाज़ेह कर चुकी है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी प्राइवेट वकील पेश होकर मुकदमात पर दलाइल नहीं दे सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की जानिब से एतराज उठाने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में एक अटॉर्नी जनरल रिटायर हो गए जबकि दूसरे ने केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। बैक टू बैक इसकी समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 सवालात भी किए गए, उनके जवाबात भी मांगे गए थे। फरोग नसीम साहब इसमें पैरवी भी कर रहे हैं। साथ साथ इस पर हम बात कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, खासतौर पर वफाक की जानिब से ये केस किस पैराए में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उनकी आगे जाकर क्या डेप्थ हो सकती है कानूनी तौर पर, और ओवरऑल जो कानूनी सिनेरियो है इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून अजहर सिद्दीकी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, एक कानूनदान की नजर से आप तमाम तर केस को फॉलो भी कर रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे हैं आप उनको भी फॉलो कर रहे होंगे, फरोग नसीम साहब की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं और पूरे तौर पर जो इस केस की जो कार्रवाई चल रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तकरीबन 36 समातें हैं, मैं तकरीबन हर समात को बड़ा गौर से देखा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि फारूक नसीम हैज इंटेलिजेंटली प्रेजेंटेड हिज केस। वो वजह क्या है? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करने वाली बात है। मिसाल के तौर पर एक नई चीज इख्तरा करने की कोशिश की जा रही है या बेंच ये चाह रहा है कि जनाब प्रेसिडेंट ने माइंड क्या अप्लाई किया। यहां प्रेसिडेंट का कोई इख्तियार नहीं है। प्रेसिडेंट एक रेफरिंग अथॉरिटी है, एक कंप्लेनेंट है, और ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी इसलिए होगा, अगर आप 58(2) भी आर्टिकल पढ़ लें, गुलाम इसाक खान की असेंबली में ख्वाजा अहमद तारक रहीम केस रिपोर्टेड मौजूद है। 58(2) में जब असेंबलियां तोड़नी है तो वहां एक आपने इख्तियार खुद इस्तेमाल करना है, तो वहां माइंड इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर केस लाए। लेकिन यहां जो शायद सुप्रीम कोर्ट जिस एरिना में जाना चाह रही है वो मेरे ख्याल से आने वाले दौर में मैं नहीं समझता कि उसमें से चंद जजेस का अपना ओपिनियन है, लेकिन जो समझ रहा है, एक मिसाल के तौर पर फौजदारी पर आप एक दरखास्त देते हैं पर्चा दर्ज करने की, तो वो तो एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लेट डाउन कर दी है, उसके ऊपर बाकायदा चलान मुरतब होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। इसी तरह ही जो एक शिकायत चाहे किस तरह से भी आई है, वो डोगर ने की है, अपना हमारा जो
जो मॉनिटरिंग यूनिट बना था सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की वजह से, वो जिस किसी ने भी किया उन्होंने तो एक इंफॉर्मेशन थी, जो इंफॉर्मेशन सदर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ले ली और वहां डेवलपमेंट हो चुकी है। डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि 209 आर्टिकल के तहत बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठा और उसमें शोकास जारी हो चुका है। तो आइन का आर्टिकल 211 का यहां इतलाक होगा। यहां मिसाल के तौर पर जस्टिस काजी फायजीसा ने पहले सदर पाकिस्तान को के हवाले से कोई सवाल उठा दिए, फिर वजीर आजम के हवाले से सवाल उठा लिए। बड़ा सिंपल सा केस है। देखिए यहां ये तय होना है, एक बात तय होनी है, अकाउंटेबिलिटी तो जज की होनी है। क्या जज की अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम काउंसिल करना चाहती है या आम बंदों की तरह पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरह नैब में जाएगा? नैब का जो तरीका कार है या तो उस तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आप उधर गए हैं तो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत मुतासर होगी। शरफ अफरीदी केस और अल जिहाद ट्रस्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़ा वाल तौर पर तय हो गया था कि जजेस जो है वो पैटर फैमिली है, उन्होंने बैठ के तय करना है। और आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के अंदर जजेस तैनाती में पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना किरदार रख दिया था आर्टिकल 175 में। तो फिर वो बकायदा चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 19वीं तरमीम हुई। जजेस तैनाती में पार्लियामेंट्री कमेटी का किरदार है। इसी तरह अगर जजेस निकालने में अगर कोई तीसरे को हाथ में आप पकड़ा देंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सवाल बड़ा सीधा सा है, ये तो कुछ जगह फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। मिसाल के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से बात हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का है, मैं 2010 का कह रहा हूं आपको। और मिसाल के तौर पर फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट की बात की जा रही है या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। बड़ा सिंपल सा इशू है। अगर तो जज साहब की मिसेज ने ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की होती, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता, उनके बच्चों के पास सोर्स ऑफ इनकम होता, तो शायद ये केस इतना कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाता। बड़ा सीधा सा मामला था। अब चूंकि वो प्रॉपर्टीज जज साहब ने डिक्लेयर नहीं किए पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में, ये कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज नहीं करना हम लोगों ने। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बड़ा सिंपल सा मामला है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी ये सवाल किया, उन्होंने पूछा कि अससाजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत के तहत मालूमात इकट्ठी की हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये कहा कि शिकायत यूनिट तक कैसे पहुंची, इस यूनिट का आर्टिकल 209 के साथ क्या ताल्लुक है, सबसे जरूरी अससाजात रिकवरी यूनिट क्या है। सबसे पहले हमें इस पर दलाइल दें, इस पर फिर दलाइल दिए कि आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे सारी सिचुएशन को। देखिए मैं अससाजात रिकवरी यूनिट है, ये सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिब निसार साहब ने आज खुद नोटिस दिया था और बाहर से पैसे ले बने। इसमें एससीसीपी भी शामिल था, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल था। बाकायदा रूल्स ऑफ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं, फर्ज करें कुछ भी है, इंफॉर्मेशन इधर से ले ली, इंफॉर्मेशन उधर से ले ली, उसका इससे क्या ताल्लुक है? आपको तो एक इंफॉर्मेशन सामने आई है, मिसाल के तौर पर शहजाद अकबर साहब की तैनाती चैलेंज करने के हवाले से बात की गई। ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हियरिंग है, सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, उस सवाल जवाब देने की बताया आप कौन होते हैं। यहाँ आप कौन का इशू नहीं है, बड़ा सिंपल सा। मान लें गलत हुआ है, उसमें वो इंफॉर्मेशन गलत कर ली उन्होंने, तो उसकी रेमेडी अलहदा है। अब वो इंफॉर्मेशन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो रिकॉर्ड में चाहे डोगर ने कर ली या अससाजात रिकवरी यूनिट ने, सदर पाकिस्तान के पास वो इंफॉर्मेशन गई, आ गई इंफॉर्मेशन, चाहे गलत तरीके से आई हो इंफॉर्मेशन। फिर इसमें मैलाफिडी के एलिमेंट आप डाल इसलिए नहीं सकते कि अगर जज साहब की बेगम साहबा का नाम या बच्चों के नाम जायदाद नहीं होती तो फिर शायद मैलाफिडी। और मैलाफिडी के एलिमेंट क्या डालते हैं? फैजाबाद धरने के केस के बाद उसमें एक जज थोड़ा था, उस केस के अंदर जस्टिस काजी फैसल यकीनन शामिल थे, लेकिन उसमें जज साहब दूसरे थे। फिर वो जो समझने वाली बात है ना, जो मैं क्लियर करना चाहता हूं बात, ज़ाब्ता फौजदारी में अगर आप आ जाएं, एक जुर्म सरदर्द होता है। जुर्म सरदर्द होने की आप आज सेक्शन 154 पढ़ ले, लिखा है इंफॉर्मेशन देनी है, इतला देनी है। वो इतला दे दी है, इतला देने के बाद कानून हरकत में आना है, चालान मुरतब होना है, कोर्ट में जाना है, कोर्ट बरी कर दे या रख ले। तो यहां भी इंफॉर्मेशन देनी है सदर पाकिस्तान में। अब इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वो तब देखना है कि अगर सदर का इख्तियार आइन के आर्टिकल 58(2)B के कॉन्टेक्स्ट में, या सदर खुद इख्तियार एक फाइनल ऑर्डर पास करे, यानी सदर के पास ये इंफॉर्मेशन जाती तो सदर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जगह सदर ने इख्तियारात इस्तेमाल करने थे और सदर ने निकाल देना था, तो तब उसकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात, ये सारा डाटे के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। वजह सिर्फ इतना, ये उलझाया जा रहा है टेक्निकलिटीज में। यहां एक
हम पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस में जो जिस तरह वो चल रहा है उसमें एक जो अभी सवालिया निशान जो उठ रहे हैं वो अदलिया के कॉन्टेक्स्ट में है। अब मिसाल के तौर पर अगर आज इंफॉर्मेशन सामने मौजूद है, सोर्सेस कोई नहीं है, आज अगर हम रेफरेंस क्वैश कर दें तो आपने तो आर्टिकल 209 रिटर्डेंट कर दिया। यानी किसी जज के खिलाफ अगर शिकायत देनी है तो शिकायत का म्यार का किसने, मैं हैरान हो रहा हूं, क्या जजेस तैनात होते हुए आइन का आर्टिकल 193 पढ़ लें आप, उसमें क्या लिखा है 45 साल एज है और 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहां कौन सा ये म्यार, क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 का म्यार है? या तो जजेस तैनातियों के अंदर आइन के आर्टिकल 62 और 63 को आप डाल दें, फिर तो समझ आती है कि उसी म्यार के ऊपर जाना है आपने। अब बड़ा सिंपल सा है, आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस की है, कोई एग्जेक्टिव नहीं है इसके अंदर। सीनियर अपना चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं। अब उन्होंने अब देखना फैक्ट फाइंडिंग करना है। अब आइन के आर्टिकल 184 के तहत या 199 के तहत आप फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते, इतनी जजमेंट मौजूद है। अब ये सारा मामला जाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वहां जाके केस बताएं जो भी है उनका, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार है। और ये जो हम मिसकंडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, अगर उनके पास ट्रेन नहीं है, वह प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अल्टीमेटली तो मिसकंडक्ट की तरफ बात जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और वो इस हवाले से बात कर रहे थे। और उनका कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में कुछ भी एज सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा केस है, सब कुछ सामने है। अब इस हवाले से देखना है कि कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग सामने आती हैं, वफाक की जानिब से क्या दलाइल सामने रखे जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।